हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है। 5th सेमेस्टर में उनके पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और वो हिस्ट्री में भी इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 1 को पढ़ रहे हैं। यानी हम बात करें तो 20वीं सदी के विश्व इतिहास के मुद्दे के भाग 1 यानी 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम आप सभी के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स की बात करेंगे। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें। बहुत ही कम समय में मैंने इस वीडियो के अंदर टोटल 12 क्वेश्चन आप सभी को बताने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली तो यकीनन कल आपका एग्जाम जैसा भी जाने वाला था उससे ज़रूर अच्छा जाएगा और 100% क्वेश्चंस जो होंगे वो इसके अंदर से इन 12 क्वेश्चन में से आप 4 क्वेश्चन इजीली अपने एग्जाम में अटेंड कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक के से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें लगभग 1000 स्टूडेंट्स हमारे साथ पूरे जुड़ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है पूंजीवादी औद्योगिकरण से आधुनिकता कैसे जुड़ी हुई है। तो इसमें से ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। ये आप सभी की जो बुक हैगी उसका फर्स्ट यूनिट के अंदर ही आपको मिल जाएगा पूंजीवादी औद्योगिकरण से कैसे जुड़ा है या आधुनिकता से कैसे जुड़ा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप सभी को पता है पूंजीवादी एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें प्राइवेट यानी निजी अधिकार, निजी प्रॉपर्टी रखने का, निजी संपत्ति होने का, निजी फैक्ट्री होने का होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं और ये अपना उत्पादन अधिक से अधिक उत्पादन करने की कोशिश करते हैं। और विश्व के बहुत सारे ऐसे इलाके, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, विश्व के बहुत सारे ऐसे बाजार या फिर हम कहें विश्व के बहुत सारे ऐसे देशों में ये अपनी वस्तुओं को निर्यात करते हैं, बेचते हैं। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं हर एक देश जो पूंजीवादी शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है या फिर पूंजीवादी वहाँ पर इकोनॉमी को उसने अडॉप्ट कर रखा है, तो वहाँ पर आधुनिकता के लक्षण देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि जिन जिन देशों ने पूंजीवादी औद्योगिकरण को अपना रखा है उन उन देशों में आधुनिकता, मॉडर्निटी हमें देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करके जाना है। इस वीडियो में मैं ओनली क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बाकी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया तो आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, जिसमें मैंने कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए अपलोड किए हैं। और इसके अलावा और भी जो वीडियोस होंगी आप सभी के लिए वो मैं आप लोगों के लिए और भी इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधुनिकता से आप क्या समझते हो, ये भी मैंने आप लोगों को इसके अंदर इंक्लूड करवा दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन ये है पूंजीवादी औद्योगिकरण ने किस प्रकार विश्व में असमानता लाया। आपको पता है बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने पूंजीवाद को नहीं अपनाया है और पूंजीवाद को ना अपनाने की वजह से उन्होंने सोशलिज्म को अपनाया है। सोशलिज्म को अपनाने की वजह से जो विदेशी कंपनियां हैं इनके देश में नहीं आ पाई है। जितना इस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, समाजवादी देशों में इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, जिस कारण से जिन देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया है, जिन देशों ने अपने देश की अर्थव्यवस्थाओं को दूसरे देशों के लिए खोला है, उन देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है बजाय उन देशों की जिन देशों ने केवल सोशलिज्म को फॉलो किया था। इस वजह से ऐसे देश जिन्होंने पूंजीवाद को अपनाया, औद्योगिकरण वहाँ पर बढ़ा और इस तरीके से वहाँ पर बेहतर बाजार बने। वहाँ पर जो जनता की जो डिमांड्स थी उन डिमांड्स को पूरी करने के लिए विदेशी कंपनी आई और विदेशी कंपनी ने न केवल अपनी टेक्नोलॉजीज के थ्रू उन देशों में डेवलपमेंट किए, बल्कि उन देशों के अंदर डेवलपमेंट की वजह से ही जो ऐसे देश जो सोशलिज्म को अडॉप्ट करते थे और जो पूंजीवाद को अडॉप्ट कर चुके थे, उन दोनों में काफी गहरा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर ये है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध से आप क्या समझते हैं। आपको सबसे पहले ये बताना है प्रथम विश्व युद्ध क्या था। आप सभी को पता है, इस पे मैंने वीडियो बना रखी है। लगभग 50,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको अच्छे तरीके से देखा है, 52,000 है। तो हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से लेकर 1918 तक चला। 2 तरह के राष्ट्र इसके अंदर शामिल थे
और ये वाली वीडियो मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया, इस वाली वीडियो की प्लेलिस्ट को आप देखें। इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध केवल 39 मिनट में बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर 2 क्वेश्चन है, एक तो आप इसमें 2x की स्पीड से इसको देखिए, इसका कारण और परिणाम, ये दोनों के दोनों पक्का 100% या तो कारण या परिणाम आपसे पेपर में पक्का ही पूछा जाएगा। आप इसको जरूर देखना। ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से विश्व युद्ध के परिणाम यानी प्रथम विश्व युद्ध के ही परिणाम आपसे पूछे गए हैं। तो आप इसमें प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की चर्चा यहाँ पर इजीली कर दोगे इन दोनों वीडियो देखने के बाद में, क्योंकि मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करूंगा, आपका पेपर एग्जाम बिल्कुल नियर है। तो आप उन क्वेश्चनों को इस वीडियो को देखने के लिए देख रहे हो जो आप लोगों को नहीं आते। यहाँ पर बेफिजूल में आपने बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे और फिर भी मैं उनको एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर, तो आप लोगों का टाइम बर्बाद होगा, जो कि एग्जाम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हम केवल क्वेश्चनों को ही डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ से आप क्या समझते हैं? राष्ट्र संघ की प्रमुख संरचनाओं को बताइए। तो रिसेंटली कुछ ही 1 महीना लगभग हुआ होगा, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो इसके बारे में बताया कि राष्ट्र संघ की क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या संरचना है, जो कि प्लेलिस्ट में मैं भी ऐड कर दूंगा। और राष्ट्र संघ के जो असफलता के कारण है वो भी मैंने उसके अंदर आप सभी के लिए ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति जो रशियन रेवोल्यूशन है या फिर आपसे बोल्शेविक क्रांति है, वो कब हुई, क्यों हुई, क्या कारण था, इसके उत्पन्न होने के क्या कारण थे, आपसे सारे के सारे कारण पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन करके जाना है। आप लोगों के क्वेश्चन के आगे मैं बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, इसके बाद में आधुनिकता से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन बताए मैंने। ये 12 क्वेश्चन बताए, इस 12 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में करने होंगे, जो कि आप बहुत ही इजीली कर लोगे। ये 12 के 12 क्वेश्चन आप अपने घर से इसको याद करके जरूर जाना। अगला क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा गया है कि 1917 में जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, अभी जैसा कि हमने बताया, उसके विश्व स्तर पर क्या परिणाम, या फिर परिणाम ना लिखकर आपसे पेपर में प्रभाव, यानी इंग्लिश में कहें तो हम इसके अंदर आपसे कॉन्सिक्वेंस ना कह के आपसे इफेक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखना है विश्व स्तर पे इसके क्या प्रभाव पड़े। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकता से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मॉडर्निटी। और इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि 20वीं शताब्दी में आधुनिकता की वजह से प्रमुख कौन कौन से बदलाव आए। और यहाँ पर हम बेसिकली बाजार्स की बात करेंगे, इसके अंदर अच्छे से गवर्नमेंट के शासन करने के तरीकों में बात करेंगे, हम उत्पादन क्षमता की बात करेंगे, और साथ ही साथ कुछ सामाजिक परिवर्तनों की भी हम चर्चा इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे सामाजिक परिवर्तन के अंदर अगर हम बात करें तो महिलाओं को वोटिंग राइट मिलना, ये सारे के सारे परिवर्तन, या फिर जो विकसित देश थे और जो विकासशील देश है उनके बीच में असमानता का बढ़ना, जो उपनिवेशीकरण था उसका अंत होना। तो ये सारी की सारी चीजें हम देखते हैं। उपनिवेशीकरण की बात कही मैंने, उपनिवेशीकरण नहीं, तो आप ध्यान रखना है उपनिवेशीकरण की यहाँ पर हम बात करें। ये सारी की सारी चीजें हमें बदलती दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फांसीवाद से आप क्या समझते हैं। ये वीडियो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। फांसीवाद के उद्गम और मुसोलिनी ने फांसीवाद में क्या भूमिका निभाई, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और भी है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन मैं यहाँ पर साइड में आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर बना के लिख देता हूँ कि भाई फांसीवाद किस हद तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए उत्तरदायी रहा। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फांसीवाद किस हद तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए उत्तरदायी रहता है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आप सभी एग्जाम में इसको भी क्या करेंगे, करके जरूर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1925 के पूर्व और 1925 के पश्चात, यानी 1925 से पहले और 1925 के पश्चात, 1925 के पश्चात क्या हुआ, मुसोलिनी फांसीवादी कार्यक्रम में कुछ बदलाव करते हैं। तो इनसे पहले के क्या थे और मुसोलिनी के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, तो आपको ये सारे के सारे परिवर्तन इस वाले क्वेश्चन के अंदर बताना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं के अधिकार के संदर्भ में जो पीड़ित आंदोलन हुए हैं, ध्यान रखना है आप सभी को, पीड़ित आंदोलन जो है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो महिलाओं ने कौन कौन से आंदोलन किए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के जो आंदोलन है उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा कि ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं के अधिकार के लिए सबसे पहले आप देखोगे एक मैरी नाम की वुमन थी। उन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक जिनका नाम था कि विंडी नेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन्स, इसके बारे में इन्होंने बात की है। और 1840 के बाद में एक क्रिस्ट आंदोलन का दावा किया, यानी क्रिस्ट आंदोलन का मतलब महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिले इसके लिए, और महिलाओं के बेसिकली जो मताधिकार वोटिंग राइट्स है
उसकी मांग का समर्थन जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल उन्होंने और उनके साथी जो आपके हैरियट टेलर ने भी किया था। तो 2 पॉइंट आप लोगों को मिल गए। सबसे पहला पॉइंट आप इसके अंदर ये कहोगे कि भाई ग्रेट ब्रिटेन में जो महिलाओं के सबसे पहले आंदोलन जो है आपका मैरी वुलस्टन क्राफ्ट के द्वारा अपनी बुक जो है, कौन सी बुक, अ विंडिनेशन ऑफ राइटर्स ऑफ वुमेन्स, इस बुक के अंदर इन्होंने समर्थन किया। इस बुक के अंदर इन्होंने बात की। आप सभी को पता है कि इसके बाद में आप देखोगे जॉन स्टुअर्ट मिल वगैरह या फिर आप कहोगे हैरियट टेलर ने भी महिलाओं के मताधिकार की समर्थन किया था। और इसके बाद में 1865 में आपका मर्चेंट में सबसे पहली मताधिकार संगठन समिति का गठन किया गया। तीसरा पॉइंट आप इसके अंदर कह सकते हो छोटे छोटे पॉइंटों में। और इसके बाद अगर हम बात करें 1867 में इस समिति की जो याचिका थी वो संसद में प्रस्तुत की गई कि महिलाओं को वोटिंग राइट किस तरीके से मिलना चाहिए, जिसमें महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग की गई थी। इस पे लगभग आप देख रहे हो 1550 हस्ताक्षर हुए और 1867 के सुधार विधेयक में महिलाओं को मताधिकार के लिए स्टार्टिंग में तो कोई प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन आगे चलकर ब्रिटेन के प्रमुख शहर में महिलाओं के जो मताधिकार की विकास की समिति यानी महिलाओं को वोटिंग राइट देना है, इस बात को लेकर आगे क्या की गई, बहुत सारी समितियों का भी विकास करवाया गया या बहुत सारी समितियां भी बनाई गई। और इस संगठन ने महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग की और संसद में कई सारी याचिकाएं जो है प्रस्तुत की। जैसे 30 लाख उसमें हस्ताक्षर हुए, यानी पहली बार में आप देख रहे हो लगभग 1,500 थे और दूसरी बार में 30 लाख हस्ताक्षर हुए। अगले ही वर्ष संसद के सामने मताधिकार का जो विधेयक लाया गया और विधेयक की हार देखी गई। और इसका मुख्य कारण था कि उस समय के जो नेता थे, कोई भी बेसिकली अगर हम देखें महिलाओं का आंदोलन जो है सपोर्ट पूरी तरीके से वो नहीं कर पाए। जैसे यहाँ पर कुछ नाम भी आप सभी को दिखेंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से आंदोलन के अंदर क्या नहीं कर पाते, समर्थन नहीं कर पाते, आप ये देखोगे। इसके बाद में अगला पॉइंट आपका हो गई, अगला पॉइंट आपका ये है कि 1869 में संसद में पहली बार में जो है आपके करदाताओं ने नगर पालिका के चुनाव में जो महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिए गए और इसके बाद में महिलाओं को जो नगर परिषद में उसमें बैठने के लिए अनुमति मिलेगी, क्योंकि महिलाएं नगर परिषद में चुनी गई। और इसके बाद में धीरे धीरे महिलाओं के साथ जो भी भेदभाव, उत्पीड़न या जो भी समस्याएं थी उनको समाज में उभारने के लिए, उनको ठीक करने के लिए आगे चल के इन्होंने संगठन भी बनाए। बहुत सारे सरकारी कार्रवाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, कोशिश भी किया। लेकिन आगे चल के पूरी तरीके से अगर आप देखोगे तो जो महिलाओं को पूरी तरीके से जो वोटिंग राइट है, अगर हम बात करें ब्रिटेन में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणाम के स्वरूप ही मिलता है। आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई ऐसे में जो भी महिलाएं आंदोलन कर रही थी कि भाई महिलाओं को पूरी तरीके से मताधिकार होना चाहिए, तो इस बीच में बहुत जगह पर हड़तालें हुई, विरोध प्रदर्शन हुए। कई महिलाओं का जो आंदोलन करने वाली महिलाएं थी उन्हें भाई क्या किया, गिरफ्तार भी किया गया। और प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उसके बाद में हम देखते हैं उसके परिणाम से ही क्या हुआ कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स जो है वो मिला, महिलाओं का उत्थान हुआ। आप देखोगे एक तो आपका टोरी और आपका विग्स दोनों ही दल ऐसे थे जो सक्रिय रूप से महिलाओं के लिए सपोर्ट कर रहे थे। 1917 में हाउस ऑफ कॉमन यानी जो ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन एक तरीके से भारत की लोकसभा जैसे होती है वैसी होती है, तो वहाँ पर और फरवरी 1918 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा क्या किया कि भाई पीपुल्स एक्ट का संशोधन पारित किया गया, जिसमें 30 वर्ष या उससे अधिक की महिलाओं को मतदान अधिकार करने के लिए पात्र थी। यानी वोटिंग राइट जो महिलाओं को मिला वो 30 की एज में मिला। तो आप ये पॉइंट भी इसके अंदर लिख सकते हो। और हाउस ऑफ कॉमन में महिलाओं को बैठने की अनुमति देखने के लिए अधिनियम शीघ्र ही क्या किया गया, पास कर दिए गए। और इसके बाद में आगे चलकर पहले आपने देखा कि आयु पहले 30 वर्ष रखी गई थी और इसके बाद में इस आयु को घटाकर 1928 में कितनी कर दी गई, 21 वर्ष जो है कर दी गई। और महिलाओं का जो मतदान का अधिकार था वो पुरुषों के मतदान के अधिकार के बराबर ही था, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में आप कह सकते हो। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों की इस क्लास का है, आपसे क्वेश्चन ये भी देखो उल्टे तरीके से पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है। उदारवादी नारीवादी आधारित महिला आंदोलन कौन कौन से थे जो कि ग्रेट ब्रिटेन में हुए थे, आप ये इसके बारे में चर्चा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको वी औपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन ये है। और वी औपनिवेशीकरण की शुरुआत कब हुई, एक आपको ये भी बताना है इंडोनेशिया के विशेष संदर्भ में। तो आप जैसे ये वाली यूनिट का कंप्लीट करोगे तो आपको यही वाली यूनिट मिल जाएगी आपकी बुक में।
देखो क्या था आपको, जैसे सबसे पहले वी औपनिवेशीकरण होता क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने विश्व के कई अधिकांश देशों पर, हम देखते हैं कि जिसमें पुर्तगाली, डच, स्पेन और जो ब्रिटेन थे, इन्होंने क्या किया, नई नई जगहों पर यात्राएं की, नए नए क्षेत्रों में गए और धीरे धीरे वहाँ पर क्या किया, अपनी कॉलोनीज बनाई। वहाँ पर कॉलोनी बनाने के बाद में अपने व्यापार को स्थापित किया। व्यापार को स्थापित करने के बाद में धीरे धीरे वहाँ की पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वहाँ पर वो कंट्रोल करते गए और धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर औपनिवेशीकरण शुरू कर दिया। धीरे धीरे कॉलोनीज के थ्रू अपनी वो वहाँ पर शासन करने लगे। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि हर एक देश में औपनिवेशीकरण का एक लंबा इतिहास रहा है और वहाँ पर फिर आंदोलन हुए, जिसके बाद में जो यूरोपियंस लोग थे उन लोगों को वो पूरा का पूरा क्षेत्र छोड़कर अपने देश की तरफ जाना पड़ा, या फिर आप कह सकते हो वो उन देशों को छोड़कर क्या हो गए, अपने यहाँ चले गए। और इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई आगे चलकर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई जिसमें हम देखते हैं कि जो विकसित देश है वो विकासशील देश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ऐसा परिवेश बना दिया गया है कि विकसित देशों के ऊपर ही विकासशील देश पूरी तरीके से निर्भर है। और विकासशील देश चाहे तकनीकी मामले से, चाहे वो सैनिक मामलों से, या फिर हम कहें आपसी सहयोग के मामले से, वो उसी के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होते जा रहे हैं। तो वी औपनिवेशीकरण क्या है, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई उपनिवेशीकरण से जब लोगों को आज़ादी मिल गई, देशों को आज़ादी मिल गई, उसके बाद जो एक नई व्यवस्था आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें देखने को मिल रही है वो वी औपनिवेशीकरण है। क्योंकि हम तकनीकों के माध्यम से, या फिर हम बात कहें तकनीक को छोड़कर हम आर्थिक रूप से विकसित देशों पर, हथियारों या फिर सुरक्षा की दृष्टि से हम विकसित देशों के ऊपर निर्भर है। तो ये वी औपनिवेशीकरण ही है। वी औपनिवेशीकरण यानी स्वशासन नए राजनीतिक कार्यक्रम का जो है शुरुआती चिन्ह प्रस्तुत करता है। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डीकोलोनाइजेशन बोलते हैं। इसका इस्तेमाल सबसे पहली बार 1936 में जर्मनी के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था मेरिट, है ना, जूलियस बॉन, ये नाम था उनका। और इन्होंने अंतर्युद्ध काल में किया। अंतर्युद्ध काल में मतलब जब उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुआ था, सबसे पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस शब्द का एक मजबूत राजनीतिक अर्थ है क्योंकि ये विशेष रूप से एक तो एशिया, क्योंकि पता है पूरी दुनिया में एशिया और अफ्रीका के जो देश है वो डीकोलोनाइज, या फिर आप साउथ अमेरिका की भी कह सकते हैं, डीकोलोनाइजेशन के शिकार है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं या वी औपनिवेशीकरण के जो शिकार है मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका, क्योंकि यहाँ पर औपनिवेशिक शासन का विघटन हो गया है। औपनिवेशिक शासन बेशक से खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी हम देखें तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो यहाँ की चाहे शासन व्यवस्था है, यहाँ के जो बाजार है, यहाँ की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर हम औपनिवेशिक तंत्र की तरह ही उनकी कंपनियां यहाँ पर आ रही है, पूरी इकोनॉमी को यूज़ कर रही है। उनकी सरकारों द्वारा यहाँ की सरकारों को राजनीतिक सहयोग या फिर जिस भी प्रकार का सहयोग है वो सहयोग दिया जाता है और उनके मदद से ही यहाँ पर क्या किया जाता है, औपनिवेशिक शासन के थ्रू के बाद इन देशों की राजनीति में भी काफ़ी हद तक इनका कंट्रोल है। जैसे इराक की बात करते हैं तो आज कहने के लिए देखो दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ पर विकसित देशों ने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है ताकि वहाँ पर कभी भी वहाँ की सरकार कभी मजबूत ना हो, और मजबूत कभी हो भी जाती है तो उनकी सरकार के बीच में जनता के मन में ये ला दें कि भाई उनकी सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, या फिर उनकी सरकार को ही वहाँ पर गिरा दें, उनकी सरकार को ही नाकाम या हम कर दें, और इसके बाद में पूरी तरीके से वहाँ पर वो उनकी व्यवस्थाओं का पूरी तरीके से वहाँ पर वो क्या करे, उन पे रूल करे, शासन करे, आप ये कह सकते हो। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो उनकी आत्मनिर्णय लेने की क्षमता है, समानता है, स्वतंत्रता है, जैसे मानदंड जो है वो ताकतवर देशों के हाथ में भी धीरे धीरे जाते जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पे अगर हम देखें तो ये एक गलत निर्णय, दमनकारी शोषण नीतियों के अंतर्गत ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो विकसित देश हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इन पे धीरे धीरे जो विकासशील देश है इनके ऊपर पूरी तरीके से इनका कंट्रोल जो है वो आता जा रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई जो वी औपनिवेशीकरण है वो लोगों के लिए ठीक नहीं है, और साथ ही साथ में इससे देश की जो स्वयं प्रभुत्ता है उस पर भी चोट पहुंचती है, या फिर देश की स्वयं प्रभुत्ता के लिए भी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वी औपनिवेशीकरण की शुरुआत कैसे हुई, अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो 1940 के बाद में, 1940 के दशक के बाद में राजनीतिक परिवर्तन के बाद ही हम देखते हैं औपनिवेशिक शक्ति जैसे ही खत्म हो जाती है, उसका प्रतिरोध का, औपनिवेशिक सरकारों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। आज के ज़माने में आप देखते हो कि हर एक विकसित देश
विकसित क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने एक समय पर विकासशील देशों के ऊपर क्या किया है, उनके प्राकृतिक संसाधनों को तेजी से यूज किया है, और प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से यूज करने की वजह से वहां पर जो एक अमीर गरीब का अंतर आ चुका है, फिर हम कह सकते हैं विकसित देश काफी आगे बढ़ चुके हैं इस कारण से, और विकासशील देश काफी पीछे रह चुके हैं। और इस वजह से आज के ज़माने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं बना दी है कि विकसित देश विकासशील देशों पर पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, हावी हो रहे हैं। तो औपनिवेशिक शक्तियां एक विनाशकारी तरीके से विफल रही है। उदाहरण के लिए 1949 में डच क्या कहते हैं, इंडीज में हार गए, 1947 में भारत को छोड़ दिया। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, यहाँ पर कुछ एक देशों के एग्जाम्पल दिए गए कि इन्हें बेशक से इन जगहों को छोड़ के जाना पड़ा है, लेकिन बट फिर भी हम देखें तो इन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी आर्थिक संस्थाएं बना दी है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन देशों के पास इतनी ज़्यादा क्या नाम है, तकनीकें हैं कि जिसकी वजह से विकासशील देशों को दोबारा इनके ऊपर ही निर्भर होना पड़ता है। और दोबारा से हम देखते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को या हमारे देश के जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सभी को जो विकसित देश है वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। जैसे देखिए कि भाई विउपनिवेशीकरण को एक हिंसक परिदृश्य के रूप में वर्णित किया गया है, और जैसे 20वीं शताब्दी में बताया गया है, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसा कि भारत का विभाजन 1947 हुआ, भारत को तोड़ दिया गया, और भारत कभी भविष्य में ताकतवर ना हो पाए, इसके लिए क्या क्या है, हम विकसित देशों पे ही निर्भर है, जैसे ब्रिटेन जैसे देशों पे ही हम क्या करें, निर्भर रहे। इसके लिए यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था हुई। अल्जीरिया का युद्ध है जो कि 1954 से 62 के बीच में हुआ। इंडी चीन का युद्ध हुआ, इंडोनेशिया में हिंसाएं हुई, कोरिया में वॉर हुआ। ये क्यों हुआ? ये बेसिकली ये वो स्थान थे जो कभी भविष्य में ताकतवर हो सकते थे। तो जो भी देश यहाँ पर शासन कर रहा था, उन्होंने ऐसी विभाजन वाली नीति अपनाई या डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से ये देश कभी संगठित ही नहीं हो पाए, और इनको फिर धीरे धीरे क्या करना पड़ा, विकसित देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ा। और विकसित देशों पर निर्भर रहते रहते वो उनके उपनिवेश टाइप के ही बन गए, जिसे हम आज देखते हैं विऔपनिवेशीकरण के बारे में। तो ये आपके लिए एक ब्रीफ इंट्रो था। इसके बाद में अब इंडोनेशिया के विशेष संदर्भ में हमको बताना था। तो 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया को डच या संयुक्त ईस्ट कंपनी जो थी इनकी, इनसे क्या किया गया भाई, इन्होंने पहले 18वीं शताब्दी में ही इंडोनेशिया पे डच की जो कंपनी थी, संयुक्त ईस्ट कंपनी, इस कंपनी ने क्या कर लिया, इसने गुलाम बना लिया था। और जिसके बाद में इंडोनेशिया को हम जानते हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं था। वो आपका वह जावा द्वीप डचों के कब्जे वाला द्वीप था, यानी डच का कब्जा था। और डच लोग ने स्थानीय लोगों से जो है सीधा संवाद नहीं किया। जावा के अभिजात वर्ग जो थे वही उनके लिए काम करते थे, यानी अमीर लोगों को इन्होंने कंट्रोल में कर रखा था। और डच संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1796 में दिवालिया हो गई, और जावा द्वीप समूह को क्या भाई नियंत्रण में सन 1800 में डच में राजनीतिक, यानी डच का जो वहाँ पर शासन था वो सन 1800 में पूरी तरीके से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डच की संयुक्त ईस्ट कंपनी थी वो पूरी तरीके से दिवालिया हो गई। उसके पास डेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा कर्ज होने की वजह से उसके ऊपर वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से हावी हो जाता है। आप ये भी देख सकते हो। यह डच औपनिवेशिक शासन के अधीन हो गए थे। जावा और बाह्य द्वीप में एकीकृत शासन हो गया था, यानी हम कह सकते हैं कि बाह्य द्वीप और जो जावा द्वीप है इन पे किसका शासन हो गया, डचों का शासन हो गया। सन 1901 में महारानी जो थी आपकी विलियमिना, इनके द्वारा नैतिक नीति अपनाई गई, जिसमें इंडोनेशिया के स्थानीय लोगों के प्रति शासन के नए दृष्टिकोण को लाया गया। इस नीति का उद्देश्य लोगों के रहन सहन की व्यवस्था सुधारना था, जिसका अर्थ था आर्थिक क्षेत्रों में सीधा हस्ताक्षर या हस्तक्षेप करना। उनका कहना था कि उन्हें जंगलों से निकालकर हमें क्या करना है, इन्हें एक सभ्य इंसान की तरह बनाना है, जिसमें उनको शिक्षा, सिंचाई, प्रवास या और चीज़ों के स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें रूबरू कराना है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो उनको जंगल से निकाल के उनके जंगल के जो जितने प्राकृतिक संसाधन थे वो अंग्रेजों की निगाहों में थे। तो इस कार्यक्रम में अंग्रेजी लोगों ने क्या किया भाई, हर एक देश में अपनी व्यवस्था लागू कर दी, और आज के ज़माने में हम अपनी जो पहली हमारी पहचान थी वो पहचान पूरी तरीके से हम खो चुके हैं। और हम पश्चिमी आदर्शों के ऊपर या पश्चिमी वैल्यूज़ के ऊपर जैसा कि वो चाहते हैं, ठीक उनके साथ हम उसी प्रकार से जुड़ते जा रहे हैं। आज एक औपनिवेशीकरण ही तो हमारे ऊपर दिखाई दे रहा है, औपनिवेशीकरण की तो पूरी छाप हमारे पे दिखाई दे रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। तो ये सारा का सारा एक पूरा का पूरा वर्चुअली कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश करी है, जो कि इंडोनेशिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पश्चिमी आदर्श यहाँ पर डचों ने उनको बताया कि कैसे रहते हैं, कैसे एजुकेशन कराते हैं, और औपनिवेशिक शासन में
भाई लोगों ने समझ भी लिया कि अंग्रेज हमारा क्या करते थे, यानी डच भी अंग्रेजी है एक तरीके से, यूरोपीय, तो ये लोग हमारा क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। और औपनिवेशिक शासन जो है वो आपका, जो इंडोनेशिया के लोग थे उनको उनके शासन से धीरे धीरे आपत्ति होने लगी। उनके जो शिक्षा के तरीके थे वो धीरे धीरे उनको स्पष्ट रूप से समझ में आने लगे कि भाई वो वहाँ के लोगों को रूपांतरित करना चाहती है, बदलना चाहती है। और ये रूपांतरण उनके संसाधनों को छीनने के लिए ही था एक तरीके से, अगर आप देखोगे तो इसके लिए वहाँ के लोग समझ जाते हैं इस चीज़ को। और उसके बाद में डच के जितने अधिकारी थे उनके बीच में जो आपसी सहयोग था उस सहयोग को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। और इन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद में देखोगे तो स्थानीय दलों का पहले गठन किया, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को बनाया, जिनका मेन उद्देश्य यह था कि लोगों की क्या क्या डिमांड्स है उन डिमांड्स को पूरा करना। और साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया था, शिरकत इस्लाम की स्थापना, क्योंकि इंडोनेशिया में काफ़ी मुस्लिम लोग रहते हैं, तो इन्होंने क्या किया था कि मुस्लिम कम्युनिटी को बचाए रखने के लिए, सेव रखने के लिए इन्होंने कुछ पार्टियाँ भी बनाई, जैसे जन आधारित पार्टीज थी। और यहाँ पर राजनीतिक रूप से लोग काफ़ी रूप से क्या हो रहे थे, बदल रहे थे। 1912 में आपके मुहम्मदियों और इस्लामी समाज में बहुत सारे सुधार हुए। और इसके बाद में हम देखते हैं कि पूरी तरीके से डच जिस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते थे या जिस तरीके से परिवर्तन करते थे, लोग वो परिवर्तन पूरी तरीके से छोड़ चुके थे। तो ये सारे के सारे पूरे कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करोगे। इसके अंदर मैंने आपको कुछ 12 क्वेश्चन बताए, अगर आपने ये 12 क्वेश्चन कर लिए तो आपकी 12 के 12 क्वेश्चन आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।